जब आप तर्क के साथ बात करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो बस थोप दी गई, बहुत सारी चीजों पे सवाल करने की जरूरत है। तो उन लोगों ने सवाल किए वहां पर जाकर के, तो वहां एक नया तर्कशास्त्र उभरा, लोगों ने ज्ञान पर नए सिरे से चर्चा शुरू की। इसीलिए तो यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। तो कभी भी आपसे कोई पूछे यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है? पुनर्जागरण, फिर से जाग जाना, रेनिशा। रेनेसा का मीनिंग ही ये है कि आप कभी जागे हुए थे, मनुष्य कभी जागा हुआ था, मनुष्य को पता था मेरी जरूरतों का निर्वहन किस प्रकार से होगा। फिर बीच में मनुष्य पर बहुत सारी चीजें, अंधविश्वास उसके ऊपर थोप दिए गए, लेकिन उन अंधविश्वासों से मुक्त होकर के वो फिर से जाग जाए, इसको बोलते पुनर्जागरण। जैसे हम भारत में बोलते हैं पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय जी ने किया, और भी बहुत सारे लोग रहे पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने सोते हुए हिंदुस्तान को जगाने का प्रयास किया कि तुम जागो, तुम्हें जागना ही होगा। उन्होंने बताया लोगों को कि सती प्रथा जो है एक कुरीति है, लेकिन लोग कहाँ थे? लोगों ने कहा अच्छा तुम हमको कुरीति बताओगे, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया क्या? हमारे पूर्वजों ने भी तो पति के मरने पर उनकी जो पत्नी है उनको जिंदा जला दिया। यही तो सती प्रथा थी, पति के खत्म होने के बाद में पति पत्नी जीवित नहीं रहनी चाहिए, उसको भी जिंदा जलाओ। अब वो एक जो कस्टम है, रीति रिवाज है, चाहे उसमें कितनी भी कुरीति हो, एक समय पर लोग उसको इसलिए अपनाने लगते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज उसको अपनाते थे। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इसी बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे लिए वही एकमात्र सत्य हो जाता है। पूर्वजों ने किससे शुरू किया, उसके पीछे 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 आप जाएंगे तो इसको बोलेंगे कि आप थोड़े तार्किक हुए और आपने सोचना शुरू किया। तो लोग जब रोम में पहुंचे तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो लड़के जीतना था, इसके लिए तो लड़ना पड़ता हम लोगों को, और हम तो किसी एक भरोसे के बदले रहे। तो वहां पर फिर कहते हैं इस बात के लिए चर्चाएं शुरू हुई और ज्ञान के नए पैमाने शुरू हुए। तो एक कुस्तुनतुनिया वॉर की वजह से हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, ये मस्जिद बाद में, सॉरी, ये चर्च तोड़ दिया गया और इसको एक मस्जिद में बदल दिया गया। अब देखना इसका बदला लेगा भारत में आकर के, जब अल्बुकर्क आएगा वो उस चीज को थोपेगा यहाँ आकर के। तो हाया सोफिया को क्या बना दिया गया फिर बाद में तोड़ करके, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाया सोफिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? आप कहेंगे हाँ। अब जब ये लोग जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर थे, वो कहाँ गए? रोम गए। अब रोम में जब लोगों ने अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके ऊपर चर्चा करनी शुरू की, या जो मान के चलो पहले यहाँ पर आपका कहा गया, अरस्तु के द्वारा कुछ कहा गया, आपका सॉरी अरस्तु नहीं कह सकते, मतलब प्राचीन विद्वानों के द्वारा, यूनान के जो दार्शनिक थे उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि आपका जो भी वाद थे, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हम नहीं ले सकते, अगर हम फिर भी बात कर लें, अरस्तु, प्लेटो, आपका सुकरात, इन सब ने क्या कहा, उस सब पर बहुत चर्चाएं शुरू हुई। यूनानी ज्ञान के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई, और उन चर्चा में क्या हुआ कि ये सारे लोग कहने लगे कि भाई जो हमारी बातें हैं ये सब अब कैसे भी लोगों तक पहुंचे। तो एक क्रांतिकारी आदमी पैदा हुआ इन्हीं दिनों में, जोहान गुटेनबर्ग। किस किस ने गुटेनबर्ग का नाम सुना है? बात हम सब करें, उम्मीद करूंगा आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। तो गुटेनबर्ग वो व्यक्ति है जिसने 1439-40 में आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब प्रिंटिंग प्रेस कोई छोटा आविष्कार नहीं है, और प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि गुटेनबर्ग आपका जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी में रहता था, तो उसने क्या किया था, एक जर्मन कविता को पहले तो उसने प्रिंट किया था। बाद में उसने जो सबसे ज्यादा उसकी प्रिंटिंग प्रेस चर्चा में आई है, उसका नाम चर्चा में आया क्योंकि उसने बाइबिल को प्रिंट किया, गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से। तो लोगों के लिए जो नॉलेज था वो अब एक्सेसिबल था। जब चीज किताबों में आ जाएगी तो आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए ज्ञान क्यों उपलब्ध है? क्योंकि किताबें आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन आप प्राचीन समय को सोचिए जरा, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो किसी ग्रंथ को लिखने में, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग बहुत नहीं थे, किसी ग्रंथ को लिखने में वर्षों बीत जाते थे, और वर्षों बीतने के बाद में भी वो ग्रंथ राजा के पास रहता था, आम जनता के पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं था। वो आम जनता तार्किक कैसे हो पाती जब उसके पढ़ने के और अध्ययन के लिए कोई चीज नहीं है? तो वो विचार कैसे करे? फिर तो उसको उन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ेगा जो किसी के द्वारा ओरली कही गई हैं, मौखिक रूप से कही गई हैं।
अब वो गलत भी हो सकती हैं, या उनके जो तथ्य हैं वो आपका उनको काउंटर कैसे करें। भाई आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास जब चीजें उपलब्ध होंगी आप तभी तो तुलना कर पाएंगे, तभी तो आप सत्य को जान पाएंगे। और यदि आपके पास जो तथ्य हैं वो उपलब्ध ही नहीं है तो फिर तो आपको किसी की बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तो गुटेनबर्ग वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बाइबिल को छापा, बाकी पुस्तकों को छापना शुरू किया। भारत में तो प्रिंटिंग पुर्तगालियों ने शुरू की 100 वर्षों के बाद में, 1550 में। समझ पा रहे हैं। और जो गुटेनबर्ग ने बाइबिल छापी थी, आप कमाल समझोगे, आज भी वो 21 ही बाइबिल है उसने जो प्रिंट की थी आपका, क्योंकि उस समय पर पादरी लिखते थे। पादरी अर्थात पोप, पोप को ही बाइबिल लिखने का अधिकार था। अब एक पोप लिखता था बाइबिल को 1 वर्ष में। गुटेनबर्ग ने जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की तो 1 वर्ष में उसने 500 बाइबिल छाप दी, जो पोप के द्वारा लिखी गई बाइबिल से सस्ती भी थी। लोग खरीदने लगे और पढ़ने लगे। उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ के लोगों के अंदर वो भावना विकसित होने लगी। आज अगर आप देखोगे ना, गुटेनबर्ग की बाइबिल 21 कॉपी उसने छापी थी, आज $30 मिलियन प्राइस है उसका, मतलब लगभग आप बात करेंगे 250 करोड़ रुपए की एक बाइबिल है। वो 21 कॉपी रखी हुई है उनकी, संरक्षित है। ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कुस्तिनतुनिया वॉर हुआ इसने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। एक बार थम्सअप करें, आप भी समझे कि भैया कैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। दूसरी घटना क्या हुई महत्वपूर्ण, कि यूरोपियों के लिए जो व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो गया भारत के लिए, या भारत बोले या एशिया बोले, एशिया के देशों से जो वो व्यापार करते थे उस पर फुल स्टॉप लग गया। अरब के थ्रू भी एक रास्ता था, मैंने बताया आपको कि अरब देशों से होकर भी रास्ता था, लेकिन उस पर भी फिर धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा तो अरबों ने उसमें भी परेशानी क्रिएट की। अब दिक्कत ये थी कि एशिया पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए। तो एशिया पहुंचने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो भी कारण है कुस्तुनतुनिया वॉर। अब इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, बात क्लियर है, इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमको अगली बात करनी है यहाँ पर कि कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद में एक क्वेश्चन आया, कैसे 1453 के बाद में एक क्वेश्चन आया, एशिया से व्यापार कैसे हो। एशिया से व्यापार कैसे हो, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। अब कौन सा रास्ता बचा भाई साहब, अब इतनी कॉमन समझ आपको है, यही कारण थे जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है आपके पास में, समुद्र का रास्ता। एक सी रूट आपको खोजना ही होगा। अब समुद्र का रास्ता अब से पहले किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो यहां पर क्या है, यूरोप, और ये देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल ये देश है स्पेन। ये कौन सा देश है, ये स्पेन है। इसके कोने पर यहां पर आपका अटलांटिक ओशियन की तरफ ये पुर्तगाल है जो रेड एरो लगा हुआ है। पुर्तगाल की स्थिति क्लियर है। तो पूरे यूरोप में अब इस बात के लिए चर्चा होने लगी कि भाई एशिया तक पहुंचा कैसे जाएगा। बहुत सारे प्रयास हुए। कोलंबस 1492 में स्पेन से चला, इसके लिए एशिया के लिए रास्ते को खोजने चला, लेकिन पहुंच कहाँ गया, भटक कर अमेरिका। तो अमेरिका के लिए जो व्यापारिक मार्ग खोजा वो स्पेन के नाविक कोलंबस ने खोजा। अब थोड़े से और इंस्पायर हुए भी कैसे खोजा जाएगा। तो पुर्तगाल में एक बहुत ही, अगर मैं कहूँ, इनोवेटिव पर्सन था जिसका नाम है डॉन हेनरिक, या जिसको प्रिंस हेनरी भी कहा जाता था। तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, एकदम से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसने अफ्रीका के तटों का नक्शा बनवाना शुरू किया। पहले यहाँ पर जहाज भेजा एक, ठीक है भैया यहाँ के आसपास की स्थितियों का अध्ययन करके आओ, फिर यहाँ तक एक जहाज भेजा। तो उसने जो ये वेस्ट बैंक था आपका अफ्रीका का, ऐसे समझे जो इसका ये पश्चिमी किनारा है, इसके लिए उसने एक मैप बनवाया, और इसी मैप की हेल्प से उसने बार्थोलोमियो डियाज को भेजा यहाँ। बार्थोलोमियो डियाज 1487 में वो पर्सन है जो यहाँ पर पहुंचा। अभी लिखेंगे हम इन सब बातों को। बार्थोलोमियो डियाज किस वर्ष में पहुंचा, ईयर लिखे सारे लोग, 1487 में। इसको उसने बोला, बहुत तूफानों का सामना उसने किया था, तो उसने बोला इसको कैप ऑफ गुड होप, या उसने इसको कैप ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा, उत्तर मासा अंतरीप या तूफानी अंतरीप भी उसने कहा। अब चैलेंज था यहां से लेकर के और यहां हिंद महासागर कैसे पहुंचा जाए। तो तब तैयार किया गया किसको, वास्को डिगामा को, जो वहां की नेवी में था, पोर्टुगीज नेवी में था, वो पुर्तगाली नौसेना में था, उसको बुलाया गया।
ठीक है, वहाँ का राजा था इमैनुअल फर्स्ट। इमैनुअल फर्स्ट ने उसको बुलाया कि भाई वास्को डी गामा, तुमको ये यात्रा तय करनी पड़ेगी और तुम अपने साथ लोगों को चिन्हित कर लो। उसने एक जहाजी बेड़ा अपने भाई के साथ में लिया, 4 जहाज उसने तैयार किए, 171 लोग उसके साथ में तैयार हुए। भैया हम चलेंगे इस जर्नी को, क्योंकि यहाँ तक का तो रास्ता क्लियर है। इसके बाद में वो आपका मोजाम्बिक, केनिया होता हुआ, और यहीं पे उसको मिला एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी, जो गुजरात का व्यापारी था। ठीक है, वो आता रहता था, क्योंकि मैंने बताया ना अरब और अफ्रीका के लोग कहाँ से, गुजरात से व्यापार करते थे। तो ये व्यापार प्राचीन समय से, लोथल के समय से बहुत चर्चित था। तो यहां से वास्को डिगामा फिर उस अब्दुल मजीद को लेकर के कहाँ पहुंचा, मालाबार तट पर, कोझिकोड जिसको आज हम बोलते हैं, कालीकट, केरल पहुंचा। हम सब करके बताएं, भारत के लिए जो यात्रा हुई उसकी बहुत मुश्किल यात्रा थी, आसान नहीं थी। उसके यात्रियों ने तो बीच सफर में जब बहुत ज्यादा तूफान थे तो वापस लौटने के लिए कह दिया था। उसने अपने यात्रियों को बंदी तक बना लिया था। अभी आप उसके किस्सों को सुनेंगे वास्को डिगामा के, तो आप देखेंगे वास्को डिगामा जब यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, उसके बाद की भी उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन सब की बात हम अभी करेंगे, आज ही करेंगे। लिखना शुरू करें। क्लियर है थोड़ी पिक्चर दिमाग में कि वास्को डिगामा कैसे पहुंचा? उम्मीद करूंगा इतने समझदार आप हैं। बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ आएगा। कहीं और ध्यान रखेंगे तो नहीं समझ आए, फिर बहुत दिक्कत है ना। ओके, शुरू करते हैं। तो अरब से एशिया से व्यापार कैसे हो? तो सब कंपनियों में होड़ लगी, रास्ता सिर्फ एक ही है, व्यापारिक रास्ता। और भारत में आने का, लिखना, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, यूरोपियों के आने का क्रम, किस क्रम में ये आए? आने का क्रम, ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस, इनकी कंपनी के हिसाब से लिखना। पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली आए, ठीक है, भारत में। फिर इसके बाद में डच आए। डच कंपनी के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, चलो व्यक्तियों के हिसाब से लिखते हैं, कंपनी में आपको अभी बता। अंग्रेज आए इसके बाद में, ब्रिटिशियर लोग। इसके बाद में डैनिश आए, जो डेनमार्क के थे। इसके बाद में आपका फ्रांसीसी आए, जो कि फ्रांस के थे। और इसके बाद में आपका स्वीडिश आए, जो कि स्वीडन के थे। सबसे ज़्यादा कामयाब कौन रहे, ये बात आप जानते हैं। तो पुर्तगाली अर्थात पोर्टुगीज, पुर्तगाली, जिनके अंदर ये महत्वाकांक्षा हुई कि भाई हम भी व्यापार करेंगे। अब देखो ये सब कंपनियां लगभग आसपास की हैं, इन सबको देखें आप, लेकिन यहां से और यहां तक अंतर देखें कितने वर्षों का है लगभग। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, पुर्तगालियों का भारत के व्यापार पर एकाधिकार लगभग कितने वर्षों तक बना रहा? कि उनका कोई कंपटीटर ही नहीं था, यूरोप में कोई और उनका कंपटीटर नहीं था। तो लगभग कितने वर्ष? तो आप कहेंगे भैया लगभग लगभग 100 वर्ष आप मान सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे आपको आगे बताएंगे कि 1498 में वास्को डी गामा आया और 1596 में कार्नेलिस द हाउटमैन, जो कि आपका डच व्यक्ति था, वो आया। तो 98 से 96 अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट 98 ईयर्स का गैप था। 98 ईयर्स तक पुर्तगालियों के लिए कोई कंपटीटर नहीं था। बात क्लियर है? अच्छा, ये क्रम क्लियर है, आगे चलें इस बात से आगे। ये सब इनकी क्या है, कंपनी है। जिन्होंने कंपनी का क्या मकसद था, कंपनी क्यों बनाई गई थी? भाई जब भारत में व्यापार करेंगे तो कोई ना कोई तो एक बॉडी चाहिए जो देखेगी बिजनेस को, कितना सामान है, कितना खरीदा ले जाना है, कितना बेचा जाएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ले जाना, कौन से मसालों को ज़्यादा लेके जाए। और एक बॉडी चाहिए पूरी, एक बॉडी का मतलब एक ऐसा निकाय चाहिए जो वहाँ के राजाओं से आकर के आपका कोरिलेट करेगा, उनसे रिलेशन बिल्ड करेगा, उनसे पब्लिक रिलेशन बनाएगा। तो उस सब के लिए एक कंपनी होती थी। ओके, इसी बात को समझेंगे, आगे लिखेंगे। तो हमने बताया इस सब होड़ में शुरुआत जो हुई वो हुई 1492, लिखना। 1492 में स्पेन के, स्पेन के, यार ये लिख लो सीधे सीधे, स्पेन के मत लिखो। 1492 में यूएसए के